हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हाँ, आज अपन बात करने वाले हैं तालिबान और तालिबान की जनता के बारे में और अफगानिस्तान की जनता के बारे में कि वहां के लोगों का क्या सोचना है, तालिबान का जो वहां पर संप्रभुत्व बढ़ रहा है उसका क्या सोचना है, आगे क्या होने वाला है। इन सारे मुद्दों के ऊपर अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आज की सबसे बड़ी 3 नई खबरें जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलो बिना कोई वक्त गवाए अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बड़ी खबर इंडोनेशिया से निकल कर आ रही है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने कह दिया है कि वहां पर 2.5 मिलियन केसेस आ चुके हैं और कोविड के कारण काफी वहां पर हालात खराब चल रहे हैं। खबर काफी संतोषप्रद है। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था। जॉर्ज फ्लॉयड, जी हाँ, ब्लैक लाइव्स मैटर, जिसके कारण केस काफी बड़ा था। उनके जो मुख्य आरोपी हैं डेरिक, उनको 22.5 साल की सजा सुना दी गई है। तो एक काफी खुशी की लहर वहां के लोगों में आ चुकी है और अब मुझे लगता है कि ब्लैक लाइव्स मैटर का मुद्दा थोड़े समय के लिए शांत जरूर हो जाने वाला है। तीसरी खबर यूके काफी गंभीर हमारे सामने निकल कर आ रही है। ये खबर है डेल्टा वेरिएंट के बारे में। जी हाँ, भारत में भी कुछ राज्यों में इसके केस आ चुके हैं, लेकिन यूके में करीबन 35,000 केस आखिरी हफ्ते में रिपोर्ट किए गए हैं और ये करीबन इनकी संख्या बढ़कर 1 लाख के ऊपर पहुंच गई है। तो काफी खतरनाक वेरिएंट चल रहा है डेल्टा वेरिएंट। WHO ने यहाँ पर कहा है कि जिन्होंने भी वैक्सीनेशन करा लिया है वो भी मास्क पहन कर रखें, विदाउट मास्क वो भी ना घूमें, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट काफी खतरनाक है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी 3 खबरें। आज अपन शुरू करते हैं अपना तालिबान और इसके ऊपर ब्रीफ स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि तालिबान का जो संगठन है वो कितना बड़ा संगठन है। उसके पास जो इतनी आर्मी सप्लाई है, इतनी मशीनरी है, वो आखिर आई कहां से। वो इतना कमा कैसे पाता है कि हर देश उसको जीत नहीं पाता। सोवियत संघ ने करीबन 20 साल तक उसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन तालिबान खत्म नहीं हो पाया। अमेरिका ने करीबन बहुत लंबे समय तक उसके साथ युद्ध रखा, लेकिन तालिबान खत्म नहीं हो पाया। और आज आप सभी को पता है कि यूएस आर्मी 11 सितंबर तक तालिबान छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, वो छोड़ने जा रही है। लेकिन अब करना क्या है, क्या तालिबान का इनकम सोर्स है और वो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आज गंभीर रूप से अपन बात करने वाले हैं और सारे एंगल को देखने वाले हैं कि अफगानिस्तान की जनता का क्या एंगल है, उसके तालिबान के जो अलायंसेस हैं, पाकिस्तान, चाइना, सोवियत संघ, इनका क्या व्यू पॉइंट है और यूएसए का क्या व्यू पॉइंट है और बहरहाल इंडिया का इस पे क्या दृष्टिकोण है। इन सारे मुद्दों के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो तालिबान नाम का संगठन है, इसकी नेटवर्थ 1.5 बिलियन है। जी हां, अफगानिस्तान की नेटवर्थ अगर देखा जाए, उनका बजट देखा जाए तो करीबन 10 बिलियन डॉलर का बजट रहता है अफगानिस्तान का, और तालिबान का ही बजट देखा जाए तो 1.5 बिलियन डॉलर का, यानी 10% जीडीपी का 10%। अब आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा ये संगठन है, इतना पैसा ये लाते कहां से हैं। इनकी जो सबसे ज्यादा कमाई होती है वो होती है अफीम की खेती से। जी हां, आप सभी को पता है अफगानिस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अफीम निर्यातक देश या उत्पादक देश दोनों में है। तो अफगानिस्तान की जो ज्यादातर खेती होती है अफीम की, वो तालिबान ग्रुप कंट्रोल करता है। करीबन 400 मिलियन डॉलर की खेती तालिबान ग्रुप के द्वारा की जाती है। इसके अलावा इसमें पुराने आंकड़ों को माने तो 60,000 सोल्जर्स बने हुए हैं जो 2014 के थे, यानी अगर 6 ईयर का इसमें इंक्रीमेंट लगाया जाए तो करीबन ये 1 लाख तक क्रॉस कर जाएगा। यानी तालिबान सोल्जर्स 1 लाख तक हैं और अफगानिस्तान की आर्मी 1,80,000 की। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये संगठन हो चुका है। अभी तक की रिपोर्ट की माने तो करीबन 50 डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने कैप्चर कर लिया है। जी हां, अफगानिस्तान की 50 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर तालिबानी ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। आगे चलते हैं। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि जब पूरी यूएस आर्मी अफगानिस्तान से विड्रॉ हो जाएगी तो कुछ ही समय बाद, इन द नेक्स्ट 6 मंथ, तालिबान विल कैप्चर होल अफगानिस्तान। मींस कि जो आर्मी है अफगानिस्तान की वो वहां पर कुछ भी नहीं कर पाएगी और एक शरिया कानून लागू हो जाएगा। लेकिन इस पूरे फसाद के अंदर जो लोग वहां पर सफर होने वाले हैं वो है वहां की अफगानिस्तान की जनता, जिसका पूरा प्रोटेक्शन अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने उठा के रख रखा है। लेकिन आप सभी को तो पता है अफगानिस्तान गवर्नमेंट 1,80,000, तालिबानी 1 लाख जो ऑन रोल है, ऑफ रोल मतलब कि जिनका पता ही नहीं है कि वो तालिबान के लिए टेरर वर्क करते हैं या तालिबान के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं करी जा सकती। तो
अफगानिस्तान गवर्नमेंट का बने रहना, डेवलपमेंट के काम करना और वहां पर अपना प्रभुत्व रखना बहुत ही मुश्किल है। बहरहाल तालिबान ग्रुप अब आप समझ चुके हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए सारे लोग उससे काफी डरे हुए हैं। अफगानिस्तान गवर्नमेंट में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और तालिबानी शासन पूरे अफगानिस्तान पे लागू किया जा सकता है। इसके अलाइज की बात करें, अगर तालिबान के अलाइज की बात करें तो पाकिस्तान, चाइना और रशिया इसके अलाइज कंट्री में आते हैं, जो कंट्री इसको मदद करती हैं। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा संगठन बिना हथियारों के तो कैसे चलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान खुद तो इतना वेपन डेवलप करता नहीं, तो इसको जो आर्मी वेपन सप्लाई करते हैं वो रशिया, चाइना और पाकिस्तान के थ्रू होती है। पाकिस्तान का मोटो तो आप सभी को पता है, क्लियर है, वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से इसका टेरर ग्रुप का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ करा जाए। लेकिन तालिबान क्लियर कह चुका है कि धारा 370 जो हटाई थी नरेंद्र मोदी जी ने, वो भारत का एक आंतरिक मुद्दा है। लेकिन पाकिस्तान किसी भी तरीके से वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी क्रिएट करना चाहता है। चाइना का सीधा सीधा रोल है कि वो एक गेटवे निकालना चाहता है पूरे एशिया की तरफ, और ये गेटवे जो निकलेगा वो अफगानिस्तान होके ही निकलेगा। पाइपलाइन बिछाना चाहता है, अधिक तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटी करना चाहता है। तो चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान पे उसका कंट्रोल हो, ताकि वो वहां पर डेवलपमेंट एक्टिविटी कर सके और अपनी विस्तारवादी नीति बढ़ा सके। और रशिया, आप सभी को तो पता है, जो यूएसए का दुश्मन है वो रशिया का दोस्त है। जो यूएसए का दुश्मन है वो रशिया का दोस्त है। पहले तो सोवियत संघ ने खुद तालिबान को क्रिएट करा और बाद में इनके साथ फाइट करी। कह सकते हैं कि यूएसए ने पहले इनको क्रिएट करा था रशिया के खिलाफ, लेकिन आज रशिया के अलायंस हो गए। तो इसमें काफी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, कितनी बार इसमें रशिया ने आर्मी सप्लाई करी है, कितनी बार यूएसए ने करी है, लेकिन तालिबान ग्रुप को अलग अलग सोर्सेज से फंडिंग मिलती रही है। तो रशिया अभी इनके अलायंस कंट्री पे है, वो भी इनको वेपन सप्लाई करता है, वो भी इनको हेल्प प्रोवाइड कराता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। तो आगे जाके इसमें काफी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन सकती है। अब यूएसए गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो ये कहती है कि अब तालिबान कभी भी इतना बड़ा हमला अमेरिका के ऊपर नहीं कर सकता जितना उसने 9/11 के समय में करा था, और अब इतना खतरा नहीं है, अब इतना ताकतवर संगठन नहीं है। लेकिन आंकड़े बिल्कुल कुछ और बोल रहे हैं। अमेरिका ने तालिबान के अंदर, या मैं कहूं अफगानिस्तान के अंदर, इस तरीके से कदम रखा था कि वो वहां पे डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, एक ऐसी गवर्नमेंट बैठाना चाहते हैं जो डेमोक्रेटिक तरीके से वर्क करे। लेकिन अब वो वहां से जा रहे हैं, तो क्या डेमोक्रेसी आ गई? नहीं आई। लेकिन वो उनका जाने का कारण क्यों? क्योंकि मनी लग रही है और उनको वहां पर कुछ मिल भी नहीं रहा है। ना वहां पर उनके आर्मी के जो वेपन्स है वो बिकेंगे, ना वहां पर कोई दो राइवल्स ग्रुप फाइट कर रहे हैं जिनसे वो कुछ बेनिफिट उठा सके। तो यूएसए के लिए वहां पर कुछ बचा हुआ नहीं है। अगर वो वहां पर अपनी आर्मी लगा के रखते हैं तो एक एंडलेस वॉर की तरह सिचुएशन चलती रहती है। तो कुल मिला के यूएसए का सीधा सीधा फंडा है कि जो हो रहा है वो होने दो। अफगानिस्तान की जनता भले मर जाए, भले कुचल जाए, कुछ भी हो, होने दो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम हमारे सोल्जर को लेके वापस जाएंगे, हमें डेमोक्रेसी का लेना देना कुछ भी नहीं। ये है एक्चुअल में यूएसए का असली चेहरा जो जो बाइडेन ने वापस लाके दिया है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की नीति बिल्कुल अलग थी, डोनाल्ड ट्रंप उसमें एग्रेसिव रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन जो बाइडेन ने आते ही अपनी आर्मी विड्रॉल की अपनी बात कह दी। तो यूएसए का चेहरा आपको साफ आ गया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया का चेहरा साफ हो गया। अब अफगानिस्तान गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकती है? अफगानिस्तान गवर्नमेंट बार बार यूएसए जा रही है, उनके विदेश मंत्री यूएसए जा रहे हैं और उनसे गुहार कर रहे हैं कि आप अपनी आर्मी विड्रॉल रोकिए, लेकिन यूएसए अपनी बात पे अड़ा हुआ है, वो रोकने को कोई गवार नहीं। वो अपनी जनता को तो प्रॉमिस कर रही है कि हम तालिबान को बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन 50 डिस्ट्रिक्ट पे अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये तो तब है जब तालिबान ने कहा है कि वो पीस टॉक करेगा, जब वो अपने अधिकार क्षेत्रों का दुरुपयोग नहीं करेगा, जब वो आर्मी इंटरवेंशन नहीं करेगा, तब भी वो 50 डिस्ट्रिक्ट पे कैप्चर कर चुका है। तो अब आप सोच सकते हैं कि तालिबान के इरादे कितने नेक हैं। तालिबान अभी कतर से ऑपरेट कर रहा है और इसी बहरहाल में हमारे जयशंकर प्रसाद भी बार बार कतर के दौरे कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से तालिबान और हमारे जयशंकर प्रसाद जी जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में टॉक की संभावना इनडायरेक्ट तो चल रही है, लेकिन ऑफिशियल इसके ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है? इंडिया का व्यू पॉइंट भी यहाँ पर कुछ यूएसए से अलग नहीं है। इंडिया का व्यू पॉइंट यह है कि किसी भी तरीके से तालिबान से बात करी जाए और उसकी कोई भी एक्टिविटी इंडिया के खिलाफ यूज न करी जाए, मीन्स कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया के खिलाफ ना हो, और
पाकिस्तान इसका कोई पोर्टफोलियो या पाकिस्तान इसका कोई बेनिफिट ना उठा सके। ये पूरा का पूरा इंडिया का व्यू पॉइंट अभी बना हुआ है। आगे क्या होने वाला है किसी को कोई पता नहीं। यहाँ पर हो सकता है एक बहुत बड़ी माइग्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, जैसे रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुई या सीरिया में हुई या यमन में हुई। हो सकता है अफगानिस्तान शुड बी द नेक्स्ट सीरिया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर अंडरटेकिंग लेने को तैयार नहीं है और तालिबान का संप्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। आगे ही वक्त बताएगा कि होना क्या है, क्योंकि 1.5 बिलियन डॉलर की किसी के पास इकोनॉमी पावर हो तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कितने ही वेपन्स खरीद सकता है। और वहां पर आर्मी जिसके पास खुद के पास 1 लाख के अराउंड आर्मी है, वो 1,80,000 की आर्मी को न्यूट्रलाइज करने में उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव है जंग के लिए। इंडिया की स्थिति इसमें साफ है। इंडिया यहाँ पर केवल तालिबान के साथ बात ही कर सकता है और उन्हें करनी भी चाहिए, ताकि एक जो नई गवर्नमेंट वहाँ पे स्थापित हो वो वहाँ पे डेवलपमेंट की एक्टिविटी करे, अफगान पीपल की हेल्प करे और अफगानिस्तान को एक ग्लोबल नेशन करके उभारे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अफगानी लोगों में टैलेंट तो बहुत होता है, लेकिन उसको सही जगह वो यूटिलाइज नहीं कर पाते या सही ढंग पे सही मंच पे वो प्रस्तुत नहीं कर पाते। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।